अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची में रोज़ाना 2000 गाय भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है। इस तरीके से उनकी नस्ल भी कम हो रही है और साथ ही साथ जो भैंस कॉलोनी में भैंसें हैं उनको भी स्लॉटर किया जा रहा है। ये ऐसा कारोबार है जिससे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको गोश्त तो खाने को मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ भैंसों और गायों की नस्ल भी पाकिस्तान में तेज़ी के साथ कम होने का ख़तरा है। कराची में ऐसे ही कारोबार के ख़िलाफ़ किया है हमने इस ऑपरेशन, और उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आई है देखते हैं। नौमौलूद कट्टों की एक और मुक़त्तलगाह बंद करा दी गई। दरिंदा सफद कसाब यौमिया 150 से ज़ायद कट्टों का कत्ले आम कर रहे थे। खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले लियारी गैंग वॉर के सरगना रहमान डकैत के मोहल्ले में टीम जिम्मेदार कौन का सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा दरिंदा सिफत कसाबों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। दर्जनों कट्टों की मासूम जानें बचा ली गईं। उर्फ़े आम में भैंस के नौमौलूद नर बच्चों को कट्टा कहा जाता है। ये नौमौलूद बच्चा भी इतना ही मासूम, नाजुक और प्यारा होता है जितना इंसान का या किसी दीगर पालतू जानवर का बच्चा मासूम होता है। ऐसा कारोबार करने वाले अव्वल तो पकड़े ही नहीं जाते, और अगर कभी कभार कोई मीडिया के दबाव में आके या निशानदही पर पकड़ा भी जाए तो बदकिस्मती से ऐसे लोगों की फौरन जमानत भी हो जाती है, और फिर ऐसे ही सफाक लोग जेल से निकलकर फिर से यही काम करते नजर आते हैं। तमाम मुताल्लिका इदारे इस गैर कानूनी कारोबार पर आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसे लाताल्लुक हो जाते हैं जैसे ये कोई जुल्म ही ना हो, मगर हम जैसा सरफिरा इस जुल्म के खिलाफ निकल खड़ा होता है और अपनी जान दांव पर लगाकर रात के स्याह अंधेरों में उन इलाकों तक जा पहुंचता है जहां की गलियों का चप्पा चप्पा लियारी गैंग वॉर के हाथों कत्ल होने वालों के लहू से रंगी हों। कराची के कई इलाकों में हर रोज दर्जनों कट्टों को ज़िबा कर दिया जाता है। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक यौमिया कत्ल किए जाने वाले कट्टों की तादाद सैकड़ों पर मुश्तमिल है। बारह फरवरी 1974 को सिंध की सूबाई हुकूमत ने तरमीम के जरिए एक नई शिक के तहत पाकिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1974 में सेक्शन 8A का इजाफा किया। इस तरमीम के बाद से 1 साल से कम उम्र हलाल जानवर के ज़िबा पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अफसोस सद अफसोस कानून के होते हुए 26 बरसों के दौरान करोड़ों कट्टों का कत्लेआम किया जा चुका है। टीम जिम्मेदार कौन को ज़राए से ऐसे गैर कानूनी मिसबाखाने के बारे में इत्तला मौसूल हुई जहां हर रोज़ दर्जनों की तादाद में भैंस के नौमौलूद कट्टों को ज़िबा किया जा रहा था, मगर ज़िबाखाने के दुरुस्त लोकेशन नामालूम थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब मिसबाखाने की असल लोकेशन वाज़े ना हो सकी तो इस इत्तला की तस्दीक के लिए भैंस कॉलोनी में ऐसे लोडिंग मजदों का पीछा किया गया जिन पर कट्टे मज़कूरा मिसबाखाने में सप्लाई करने का शुबा था। कई दिन और रातों की तलाश बिल आखिर कामयाब हुई और हमें कट्टे सप्लाई करने वाले ट्रक का सुराग मिल गया। मज़कूरा लोडिंग मज़दा पर भैंस कॉलोनी के मुख्तलिफ बाड़ों से नौमौलूद कट्टे जमा किए जाने के दौरान काफ़ी फासला रखकर हम ताक़ुब करते रहे, मगर शायद उनकी जराइम पेशा हिस्स ने ताक़ुब सूंघ लिया और वो गलियों के अंदर किसी ऐसी जगह रूपोश हो गया जो आम नज़रों से ओझल थी। ताहम हमने बददिली के बजाय अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। अगली रात टीम मेंबर्स के हमरा मरकजी सड़कों से मोहल्का चौराहों पर पोजीशनें संभाली गईं। तमाम मज़दा की निशानदही हो चुकी थी। रात 1 बजे के करीब वही मज़दा नेशनल हाईवे की जानिब जाता नजर आया। मज़दा की रफ्तार गैर मामूली तौर पर बहुत तेज़ थी।
और फिर मेवाशाह कब्रिस्तान से मोलका जहानाबाद के इलाके में पहुंच गया। इस मजदा ट्रक की बनावट भी आम लोडिंग गाड़ियों से मुनफरिद थी। लोहे की लंबी चादरों से उसे एक कमरे नुमा शक्ल में तैयार किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में मौजूद नौमौलूद कट्टों को आम निगाहों से पोशीदा रखना ही था। हमारी टीम ने कसाबों के इस ठिकाने को तलाश करने के बाद कार्रवाई की तैयारियों का आगाज किया। हालात मामूल पर आते ही सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई कि गैर कानूनी मिसबा खाने में काम चल रहा है या नहीं। हस्बे मामूल वहाँ कट्टों के गैर कानूनी ज़िबा का धंधा अपने अरूज पर था, जिसके तमाम शवाहिद सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम से मुलाकात में पेश किए गए। कब से काम हो रहा है? 5-6 साल से ये काम हो रहा है यहाँ? और यहाँ पर मैं 3-4 बार पट्टा भी मेरा खता हुआ है। किसके साथ? इसका नाम क्या है? एक बलोच है, काला का। नहीं तो वो इसका नाम क्या है ओनर का? सर नाम पट्टा इसलिए हुआ था, आप यहाँ पता नहीं हो सकते। इतनी बदबू कसम। नाम नहीं पता इसका? सर एक बलोच है, काला। और ये कब लाता है माल और कब होता है? अभी 2 देर में 2 गाड़ी आएगा। हाँ, एक शेरगौर है, हाँ, एक चंबरा रुकी। फिर भरा हुआ था? भरा हुआ था। तो यहाँ 4 इलाके बजे वाले कोई परेशान नहीं परेशानी सर बस हम लोग का यही है, रात में चुपके काटते हैं? तो जाहिर है सब। इस टाइम हम आपको उस जगह लेके जाएंगे जहां पर जो बिल्कुल 10 दिन 5 दिन या हफ्ते 15 दिन की उम्र के जो गाय भैंसों के बच्चे हैं उनको ज़िबा किया जाता है। दर हकीकत ये स्लॉटर एक्ट मौजूद है पाकिस्तान के कवानीन में, और उस कवानीन के मुताबिक इस तरह के किसी भी जानवर का ज़िबा करना गैर कानूनी है। उसको नहीं ज़िबा किया जा सकता क्योंकि उसकी उम्र नहीं होती, और किसी भी जानवर की अगर वो यानी कि जानवर मेल है तो उसकी उम्र 1 साल होना लाजमी है स्लॉटर करने के लिए, और उसको प्रॉपर स्लॉटर हाउस के अंदर डॉक्टर की क्लियरेंस के बाद कि वो फिट है उसके बाद ज़िबा किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो फीमेल होती है उसके लिए 3 साल की उम्र रखी गई है। लेकिन कराची में एक ये बहुत बड़ी माफिया कह लें इसको या बहुत बड़ा ग्रुप कह लें, और ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे हज़ारों जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनको ज़िबा किया जाता है। उसी जगह आपको लेके चलेंगे और वहाँ की सूरत हाल आपको यहाँ से दिखाएंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके के हैं वो इस टाइम हमारे साथ हैं। ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये ख़तरनाक तरीन इलाका है। ख़तरनाक तरीन इलाका इस वजह से है कि यहाँ का जो जहानाबाद को इलाके को नाम आपने सुना होगा, पाक कॉलोनी का ये इलाका है। मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ से ये रास्ता जाता है। ये जो राइट लेफ़्ट आपको गलियाँ नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं, ये कच्ची आबादी है, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये मेवाशाह कब्रिस्तान का हिस्सा है। यानी कि इस टाइम पे जो ये आबादी के बीच से हम जा रहे हैं ये दर हकीकत कब्रिस्तान के बीच का रास्ता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको राइट लेफ़्ट पे कब्रें बनी हुई नज़र आएंगी। तो हम कब्रिस्तान से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो जानवरों के बच्चे हैं यानी कि गायें और भैंसों के बच्चे हैं जिनको कट्टा कहा जाता है, उन कट्टों को ज़िबा किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनता चला जा रहा है कराची में और बल्कि पाकिस्तान भर में। और ये बिज़नेस जुड़ा है आपकी भैंस कॉलोनी से या उन बाड़ों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर लोग दूध का बिज़नेस करते हैं। तो इस रास्ते पे आना और रात के इस पहर में ही ये कारोबार कर रहे हैं। पहले ये दिन में करते थे, मगरिब के बाद करते थे। आज से कुछ अर्सा पहले जब हमने इब्राहिम हैदरी के इलाके में ये ऑपरेशन किया था तो वहाँ पर वक्त का जो था जब वो ज़िबा कर रहे थे वो मगरिब के बाद का वक्त था। लेकिन अब इन्होंने जगह भी तब्दील की है और वक्त भी तब्दील किया है और इलाका भी तब्दील किया है। जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ एक कसाब मौजूद था जिसे सीनियर कसाब कहा जा सकता है, या ये कह लीजिए कि बाकी सारे परिंदे उसे उस्ताद कहकर पुकार रहे थे। इस सीनियर कसाब से जब ये पूछा गया कि वो लोग रोज़ाना कितने भैंसों के बच्चों को ज़िबा करते हैं तो उसने बताया कि वो लोग हर रोज़ 30 से 40 कट्टों को ज़िबा कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बच्चे कब से ज़िबा कर रहे हैं?
रोजाना कितने बच्चे ज़िबा करते हैं? 30-40 माल होता है। 30-40 रोजाना ज़िबा करते हैं। और ये छोटे बच्चे ज़िबा करके कहाँ बेचते हैं? ये सदर जाता है। सदर में, एम्प्रेस मार्केट। इनमें से ये सही काम है बच्चे? नहीं सर, हम तो मजबूर आदमी है, क्या करें, मजदूरी करते हैं हम तो। उन्होंने अपने हिसाब से ख़तरनाक तरीन इलाके का इंतखाब किया है ताकि यहाँ पर एक तो पुलिस की एक्सेस नहीं होती। आम रूटीन के अंदर पुलिस भी आती है तो किसी ऑपरेशन के मकसद से आती है। इलाका पुलिस कम गश्त करती है। यहाँ की टूटी सड़कें और कब्रिस्तान के रास्ते की वजह से जराइम पेशा अफराद भी इस पट्टी के ऊपर जो हमारी इतलात हैं उस पर मौजूद रहते हैं। और जब हमारी टीम इस पर रैकी करने आ रही थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे थे इस रोड के ऊपर। ये मैं जैसा मैं आपको कह रहा था, अभी आपको कब्रिस्तान नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये राइट लेफ्ट सारे आपको कब्रें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये सारा मेवाशाह कब्रिस्तान है, कराची का बल्कि एशिया का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है। स्लॉटर करने के लिए, जानवरों को, बच्चों को ज़िबा करने के लिए इन्होंने कब्रिस्तान के साथ जुड़े हुए इलाके कोई हिस्सा टारगेट किया है। मैं उस जगह को, बात को यहीं छोड़ेंगे, अब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में जहां पर ये बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। हमारा बोलो, हमारा बाड़ा है? हाँ यही तो है मेरा। हाँ यही है। क्या नाम है? करीम। करीम, क्या काम है ये? क्या काम करते हैं? हाँ, गोश्त का काम है। गोश्त का काम तो जायज़ काम है। कट्टे का काम है, सही काम है? सही काम है, गलत काम है? सही काम है, गलत काम है? ये कहाँ से लाते? भैंस कॉलोनी से। और सप्लाई किधर करते हो गोश्त? मार्केट में। हाँ हाँ, मार्केट में किधर? सर हाँ भाई, मैंने इनसे 2-3 चीज़ें पूछी हैं। मैंने कहा पहली बात, लाते कहाँ से हो भैंस कॉलोनी? मैंने कहा देते कहाँ, उस पर खामोश है। सुंदर बाजार में। सोल्जर बाजार में जी। क्या किलो बेचते हैं आप? ये हमारे कसाई वगैरह हैं, वो वहाँ देते हैं। अच्छा, ये बकरे के गोश्त में बिकता है ना? नहीं, फिर ये बकरे गोश्त में नहीं बिकते हैं। हाँ, बकरे गोश्त में ऐसे कि ये दुकानदार बेचते हैं को, तो जिसको आप दुकानदारों को देते हैं? जी, हमारे गाहक वगैरह हैं वो देते हैं उनको। ये भैंस कॉलोनी से रोज़ाना कितने ये बच्चे ला के आते हैं? ये हफ्ते में 2 दफ़ा 3 ले आते हैं। कितने रोज़ाना कितने ज़िबा करते हैं? 2 दफ़ा कितने ज़िबा करते हैं? 2 दफ़ा ये कि ये भी 60, 65, 70 इस तरह 60-65। और फिर फ्री यानी कि 2 दिन में 120-130 इस तरह। ऐसे। आज कितने ज़िबा किए? आज ये कितने? 65-66। 65 ज़िबा कर दिए? जी। बच्चे ज़िबा करना तो सही काम नहीं है। सही तो नहीं है, मगर ये कई अरसों से करते हुए आ रहे हैं। ये बताओ, ये चलो कट्टे का काम है, ये इतनी दूर कब्रिस्तानों से गुजर के रास्ते में क्यों बनाया भाई? ये जगह, ये इधर तक आना इतनी ख़राब रास्ते से, मतलब चोरी है तो इस जगह बनाया है ना कि कोई आ ना सके, कोई देख ना सके। आना जाना सब आते हैं। कहाँ से? इधर आना कोई आसान काम है? सिर्फ हमारे कसाई आते जाते हैं। यहाँ तो काटना ही नहीं है भाई, इसको तो वैसे काटना ही नहीं। स्लॉटर एक्ट क्या कहता है? स्लॉटर एक्ट तो यही कहता है कि पहले इनको स्टॉक यार्ड पे लाना है। स्टॉक यार्ड पे होगा, वहाँ वेटरनरी डॉक्टर होगा, वो पहले अप्रूव करेगा। ठीक है। 3 चीज़ें होंगी। यूज़फुल एनिमल काटना नहीं है। यूज़फुल एनिमल ये होता है कि कोई भी फीमेल अगर एनिमल है 3 साल तक उसकी एज होगी तो ये उसमें काट देंगे, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो। नंबर 2 ये है कि ये जो भी जानवर होंगे वो स्टॉक यार्ड पे आएंगे, वहाँ वो वेटरनरी डॉक्टर अप्रूव करेगा पहले कि वो उसकी हेल्थ वगैरह देख के फिर अप्रूव करेगा कि काटने या नहीं काटने। फिर स्टॉक यार्ड से वो आएंगे स्लॉटर हाउस पे। स्लॉटर हाउस पे फिर वो, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं स्लॉटर हाउस पे फिर भी नहीं काटने, बच्चे फिर भी नहीं काटने। और स्लॉटर हाउस पे भी जब आएंगे तो वो भी मखसूस दिन होते हैं उसमें काट। और उसके अलावा ये सिंध फूड अथॉरिटी है, उनका एक्ट है, उसमें ये जो 1 साल से कम जानवर होते हैं वो बैंड है। वो साइंटिफिक पैनल होता है। दानिश बेहतर बता दें। दानिश, क्या आप लोगों का कानून क्या कहता है? सैल्मोनेला इस वक्त ऐसा चैलेंज है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है ना इस वक्त चैलेंज बना हुआ है मीट के अंदर जो होता है। यहाँ पे इसके बाद कोई प्रॉपर इनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिस तरह से ये लोग काट रहे हैं, उसके बाद कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना ये जो स्मॉल एनिमल है वो सिंध फूड अथॉरिटी ने बैन करा हुआ। पाकिस्तान के कवानीन में लाइव स्टॉक जो कानून है लाइव स्टॉक का, उसमें तो पहले से ही बैन है। बिल्कुल। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने, क्योंकि उसमें जरासीम पाए जाते हैं
और ज़्यादा खतरनाक गोश्त हो सकता है, इस वजह से बैन किया है। बिल्कुल इसी वजह से इसको अच्छा, इसको गोश्त को टेस्ट करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म है? नहीं, इसको फिर हम लोग ऑन लैब में स्पॉट तो नहीं भेजेंगे? टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी माइक्रो की टेस्टिंग होती है जिसके 4 से 5 दिन में रिजल्ट आते हैं। लैब में भेजेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। जी ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी वैसे बैन है, तो इसको हमें वैसे लैब में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, इस पर FIR बनती है? FIR तो बनती है, इस पर FIR बनती है। जो ऑर्डिनेंस है स्लॉटर है, सिंध एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है और सिंध एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट जो है, उनके तहत तो इन पे FIR होगी। सब 10 तारीख का आज का ऑर्डर यही है ना ऑर्डर? अच्छा, हमारे कसाई लगी यही है ना ऑर्डर? कहाँ जा रही है? नाम लिखेंगे। कहाँ जा रहे हैं बाबा? काम सारा तुम करते हो। आप देखो मेरी बात सुनो, ये कसाई वसाई नहीं करो, सारा काम तुम करते हो। ये जगह किसकी है? जगह मेरी है। फिर मेरी है। गोश्त कौन, ये लेके कौन आता है? ये कसाई लाते हैं, काटते हैं, मैं सिर्फ मजदूरी के पैसे लेता किस चीज़ के मजदूरी के हूँ, पैसे? जगह के अपने। जगह गैर कानूनी काम कर गैर कानूनी काम अपने शेल्टर में करवा रहे हो नहीं नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और फिर रात को बैठ, अच्छा जो किराया लेता है वो खुद क्यों बैठता है सर के ऊपर? सर पे क्यों बैठते हो भैया? कसाई कितने पैसे देते हैं एक रात के? एक रात के? हाँ। ये तो मजदूरी के हिसाब से 20-30 रुपये में बच्चा लेते हैं। फी बच्चा 20 रुपये लेते हैं 30। अपनी जगह पे। जी जी। सबसे बड़ा झूठ है। तुम लोगों को कितने पैसे देते हैं? जी हमारे को तो यही 200-300 रुपये देते हैं कचरा फेंकने। अच्छा, ये खुद नहीं फेंक सकते कचरा? मालिक कौन है? मालिक का पता नहीं है मेरा, कचरा फेंकने के पैसे कौन देता है तुम्हें? इधर ही बंदा होता है, इधर ही बंदा होता है। कहाँ है? मुफ्त दे देता है? कभी पैसे दे देते हैं, कभी पाए रोजाना घर पका लेता है? जी रोजाना नहीं घर बेच देते हैं कहाँ भेज देते हैं? सर, बिकते हैं मार्केटों में। कहाँ मार्केट में? सर किसी भी मार्केट में आप फेरी इतनी पे देर से यही पूछ रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर फेरी पे रहे? भी बिकते हैं, फेरी पे तो भी बेटा कहाँ कहाँ बेचे तूने, यही पूछना गलियों चाह में रहे हैं। बिकते हैं। हाँ, तो तुम ये बोलो ना, मैं यहाँ से उठा के पाइप बेचता हूँ। जी क्या सर, हिसाब? ये काम भी करते हैं। हाँ, क्या हिसाब लेते रोटी हैं? भी। क्या हिसाब जी, लेते हैं? कभी किसी भाव देते हैं, कभी किसी भाव। और कहीं से लहरी से तो उठाते होगे? जी नहीं, और कहीं से नहीं उठाते हैं, हमें तो यही पता था। हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे? हाँ भाई, हाथ दिखाओ, आगे हाथ दिखाओ। अब तो ये भी मान गया पाए खरीदते हैं, ये भी ले जाते हैं, श्री पाई भी ले जाते तो पहले झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हैं सर। यही कचरा वगैरह सारा इसका ले जाते हैं, गोश्त नहीं ले जाते हैं, गोश्त नहीं ले जाते। को शर्म आती है? थोड़ी सी इंसान में शर्म होती है। ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इतनी देर से तुम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। सर अगर हम काटने वाले होते हैं ना, अरे काटने वाली मैं बात ही नहीं कर रहा। सर पहले ही यहाँ मौजूद होते हैं, मेरा ये कहने का मकसद। ओ भाई, तुम अपनी सही बात बोलो यार, मैं यहाँ से गोश्त लेके जाता हूँ बेचने के लिए, सही गोश्त- इतनी सी बात है। गोश्त नहीं ले जाता, फिर- पाए वाए ले जाते हैं, यही बोल रहा हूँ। जो उनका पाए गोश्त का हिस्सा नहीं होते, क्या होता है वो, क्या होता है? मेरी बात सुन लो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पूछ रहे हैं, अभी पुलिस वाले ले जाके जब तुमसे बनवाएंगे फिर झूठ ना निकले। बात एक ही हो। आपको सही बात बता रहा हूँ, जो बात। चलो ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो जिस जगह पे ये सारे बच्चे जो हैं भैंस के, गाय के ज़िबा किए जा रहे हैं, इस जगह पे हम खड़े हुए हैं और ज़ाहिर है इसके सारे मनाजिर हम नहीं दिखा सकेंगे, फ़ोन बहुत ज़्यादा है और अनएक्सपेक्टेडली हमें ये था कि हम थोड़ा सा टाइम जल्दी आते, लेकिन ख़राब रास्ते की वजह से हमें यहाँ पहुँचने में टाइम लगा और इनका काम इतना फास्ट है कि इन्होंने आते ही आधे घंटे के अंदर जो है वो 60-65 जो बच्चे हैं उनको ज़िबा भी कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता नहीं है। और ये सारे बच्चे जो हैं ये 1-1, 2-2 दिन, 5-5 दिन, और इसमें जो 1-2 बच्चे बच गए और उसमें चल भी नहीं पा रहे, जो ये बात कर रहे थे। और उसमें जो बात की जा रही है कि इसमें बच्चों का गोश्त क्यों ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, उसकी वजह ये है कि अभी आप देख सकते हैं उनको वैक्सीन किसी किस्म की नहीं हुई भी, चला उनसे जा नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि अभी ज़ाहिर है वो बच्चा पैदा हुआ होता है, वो अपनी ग्रोथ में ही नहीं आया होता, और उसको आप जब ज़िबा कर देंगे तो कुछ भी नहीं पता ना कि वो मिसाली तौर पे आज वो पैदा होगा, उसको कौन सी बीमारी है, क्या है। ये तो बस उन्होंने डायरेक्ट उसको लोड करा ट्रक पे और यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमने इससे पहले भी इस प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस तरह का इशू उठाया था। उसमें जब हमने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इसमें बहुत सारे बच्चे जब ये उठा के फेंकते हैं उसमें वो मर चुके हुए होते हैं, ये बस ला के बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उसके बाद छुरी फेंकने की। अब आप ये देख लें, बच्चा है भैंस का, अब इससे चला भी नहीं जा रहा। तो अब इसमें सिर्फ ये बताना है कि हम रोज़ाना जो गोश्त मार्केट में बिकता है, ये बेसिकली
बकरे का गोश्त ज़ाहिर करके बेचते हैं, क्योंकि अभी आपको जैसे ये गोश्त टंगा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये आपको बिल्कुल बकरे का गोश्त लग रहा होगा और इसी तरह से टंगा हुआ होगा। और ये मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं कराची के, स्पेशली वहाँ पे शादी ब्याह की तकरीबात हों या मुख्तलिफ होटल्स हों, ये वहाँ पे बिकता है और उनका प्रॉफिट डबल हो जाता है, क्योंकि जो गोश्त उनको 800 रुपये किलो या 900 रुपये किलो ख़रीदना है, 1200 रुपये किलो उसका रेट है गोश्त बकरे का, तो वो इनको मार्केट से यहाँ से 350-400 रुपये किलो मिल जाता है, तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा डेफिनेटली। जिस हिसाब से ये ला रहे हैं 500-1000 में ये ला रहे हैं इनके हिसाब से, तो ये गोश्त ही इनका 800-1000 में जाता होगा, पूरा 4-5 किलो आ जाता होगा। दानिश, मुझे बताएं इसके कि आप लोग कैसे इसको वाइंड अप कैसे करेंगे? जो सारा इन्होंने ज़िबा कर दिया, 2-3 ही बच्चे अभी जितना भी यहाँ पे जो ज़िबा हो चुका है वो सारा माल अभी हम लोग यहाँ पे ज़ब्त कर रहे हैं। अच्छा, और इसका लैब टेस्ट कैसे होगा, वो कराएंगे आप? कुछ सैम्पलिंग लेंगे? इसकी हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, लेकिन वैसे हमारे उसमें जो फूड अथॉरिटी का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत ये ऑलरेडी बैन है। ऑलरेडी बैन जी। हाँ, कि इसको पहचानने का जो हाँ, बताएं। अच्छा, आमतौर पे जो अगर आप गोश्त की मार्केट में जाते हैं, बकरे वगैरह अगर आप बकरे के नाम पे अगर ये बेचा जा रहा है, तो आवाम किस तरीके से उसको देखे, तो इसकी एक आसानी से जो एक आम आदमी समझ सकता है उसके लिए ये है कि जो इसके पैर हैं वो आप ये देखिएगा कि थोड़े से उसके होते हैं, चौड़े होते हैं और मोटे होते हैं, और बकरे के आमतौर पे बकरे के जो है ना पतले होते हैं। तो ये एक आवाम के लिए है कि अगर गोश्त लेने जाए तो ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़रूर इसको अपने जहन में रखिए कि जो है ना किस तरीके से लेना। अच्छा, दूसरी एसी साहब, मेरा इसमें और ये एक जनरल राय भी है कि जब ये बच्चे ज़िबा हो जाते हैं तो हमारे यहाँ वैसे ही लाइव स्टॉक की कमी होती चली जा रही है और उसकी ग्रोथ जो है बहुत कम है, दुनिया में जितनी ज़्यादा है। एक तो हम वो उसकी ग्रोथ नहीं कंट्रोल कर पाते, फिर दूध की जो कमी और दूध का रेट है उसके पीछे भी तो इसी का आंसर होगा ना, जब बच्चा पलेगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं होगा। एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, उसमें तो यही है कि उसमें यूज़फुल एनिमल्स हैं। 3 साल से बच्चे जो कम फीमेल जो एनिमल्स होंगे वो काटने ही नहीं है इनको, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन वगैरह होगी और मिल्क वगैरह के हिसाब से तो उनको काटने ही नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो ब्रीडिंग वगैरह वो सारी इसी हिसाब से डिस्टर्ब होगी। इसमें सिर्फ ये कसूरवार नहीं, वो भैंस के बाड़े वाले भी कसूरवार हैं, जो कि भैंसें तो पालते हैं, उसका दूध बेच के रोज़गार कमाते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको इस तरह से इनके हाथों फ़रोख्त कर देते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे इलाके के हैं, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे ज़रा बता दें कुछ। कार्रवाई तो जी बेस्ट पाकिस्तान एनिमल स्लॉटर एक्ट है, उसका सेक्शन 8 कहता है कि अगर ये इस तरह की कोई भी कंट्रावेंशन करते हैं एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट की, तो इन पे 1 महीने से लेकर 3 साल तक इनको जेल हो सकती है। ये रात के कोई 3:30 का लगभग का टाइम हो गया है और पिछले 2 घंटे हमें लगे इस पूरे यहाँ तक आने में टाइम लगा। फिर उसके बाद जब तक हम यहाँ पहुँचे तो कई जो जानवर थे वो ज़िबा हो चुके थे और बाकी जानवरों को यहाँ से अब हमने कोशिश की है कि इनको मुंतकिल किया जाए, या तो ईदी के हवाले किया जाए। बेसिक काम तो ये लाइव स्टॉक का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइव स्टॉक को हमने इस टाइम पे सर्च करने की कोशिश की, उनका कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह मौजूद हमें नहीं मिल रही कि वहाँ पे हम उनके हैंड ओवर कर सकें। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इनको जो भैंसों के बच्चे ज़िंदा बच गए इनको ईदी के हवाले कर लें। और इसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ जानवरों की हालत ऐसी है कि वो पता नहीं बच सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। यहाँ से अब रात के इस पैर में हम निकलते हैं। फिर जैसा मैंने आपको कहा कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ, अभी हम फ़ैसला कर लेंगे कि, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ईदी का ही इस टाइम पे मौजूद है और उनसे भी रब्ता करने के बाद पता चलेगा कि वो इसको लेते हैं या नहीं। जिस वक्त इस गैर कानूनी मिसबा खाने पर छापा मारा गया तो वहाँ पर कसाई 65 बच्चों को ज़िबा कर चुके थे, जिनका 600 किलो गोश्त तहवील में लिया गया, जिसको बाद में तल्फ कर दिया गया। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा माशरा इतना ज़ालिम हो गया और इतना ख़राब हो गया है कि जब आप अपनी कैमरा की आंख से आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के जानवर थे जो ये काटे जा रहे थे और इनको जब मार्केट में लाया जाता है तो बकरे के तौर पे पेश किया जाता है। और अक्सर ये हाईवेज़ के रेस्टोरेंट पे ये ट्रीटमेंट होती है, जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस और मुशाहिदात से अभी तक सीखा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसकी लीगल सेंटिटी क्या है और हमने इसको बैन क्यों किया हुआ है, तो सिंध फूड अथॉरिटी
इसको तकरीबन ऑपरेशनलाइज होते हुए 21 महीने हो गए और 21 महीने में मैं अगर पिछला रिकॉल करूँ कोई ऑलमोस्ट 18 महीने पहले, तो हमारी सिंध फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल की पहली मीटिंग में इस चीज़ को मुज़रे सेहत करार दिया था। इसकी वजह थी कि छोटा जानवर जो भी होता है वो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ होता है, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, उस पर कोई किसी भी किस्म के इन्फेक्शस बड़ी फौरी तौर पे इन्फेक्शस कैच करता है, इन्फेक्शस डिजीज़ को कैच करता है। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने बड़ी अपने हमारे साइंटिफिक पैनल ने इसको डिटेल डेलिब्रेशन के बाद इसको बैन कर दिया था और हमने इसको वाइडली सर्कुलेट किया है। तो दिस इज़ बिग ऑपरेशन जो हमने आप लोगों के साथ किया है। अब जब आप इस के मैकेनिज़्म में पीछे जाएंगे, इसकी ट्रेसेबिलिटी में जाएंगे, तो स्लाटर हाउसेस जितने भी नोटिफाइड हैं हमारे पास, तो इस वजह से वो कम हैं, इस वजह से इलीगल स्लाटरिंग हो रही है। इलीगल स्लाटरिंग होती है तो उसमें एनवायरमेंटल बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं, हमें जिस एनवायरनमेंट में गोश्त कटता है। अगेन जहाँ गोश्त कटता है तो उसकी इम्प्योरिटी, उसके अनहाइजेनिक फैक्टर्स उस गोश्त में कैरी होते हैं। तो स्लाटर हाउस और जानवर का ज़िंदा रहना और जानवर के कटने तक उसका सिंध फूड अथॉरिटी से ताल्लुक़ नहीं है। जानवर जैसे कट के रोड पे आया और मार्केट में बिकना शुरू हुआ तो सिंध फूड अथॉरिटी उसकी क्वालिटी को चेक कर सकती है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ह्यूमन फैक्टर हमारा वो ख़त्म हो गया है, हमारा सेंस ख़त्म हो गया है। हम इन छोटे छोटे प्रॉफिट्स की वजह से हम इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। किसी चीज़ का खौफ नहीं, ना कानून का खौफ, ना अल्लाह का खौफ, किसी चीज़ का खौफ नहीं। तो हमने इनके ख़िलाफ़ बड़ा एक सख्त एक्शन लिया है, हमने FIR कर दी है और हमने डायरेक्ट कंप्लेन कर दी है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जो हम इनको ज़रूर कटड़े में लेंगे। हम भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ के मुकामी जो फार्मर हैं वो हैं और साथ ही साथ वो इस एसोसिएशन के सदर भी हैं। शाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि आप खुद फार्मर भी हैं और यहाँ की एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो ये क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि ये सारा कुछ कारोबार होता है और ये आप लोग अपना जो मुनाफा है वो एसेट जो है वो बेच देते हैं? असल में जी इसमें समझने की ज़रूरत है सबको ना। इसकी बुनियाद है प्राइस कैपिंग। प्राइस कैपिंग क्योंकि हमारी जानवर की एफिशिएंसी दूध देने की 8 लीटर रोज़ाना है, 7 से 8 लीटर, और कट्टा 3 लीटर दूध पी जाता है, पीछे बचता है 5 लीटर। 5 लीटर में फार्मर सर्वाइव नहीं कर पाता, फार्मर के ऊपर कट्टा लायबिलिटी बन जाता है तो उसे स्लॉटर कराता। तो बहुत ज़रूरी है कि सख्त तरीन कानून साजी की जाए, दूध को प्राइस कैपिंग से आज़ाद किया जाए, दूध की कीमतों को आज़ाद कर दिया जाए, डिमांड एंड सप्लाई पे, और कट्टों और मादा जानवर की स्लॉटरिंग पर पाबंदी लगा दी जाए जैसा कि पंजाब में किया। अच्छा, तो फिर बात ये पाबंदी भी लग जाए, कानून तो मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद कराने की जरूरत है। आप लोग क्यों खुद से नहीं रोकते इसको कि भाई ये हम नहीं बेचेंगे या नहीं बेचते? असल में जी हम बारहा इस पर आवाज़ उठाते हैं। कानून साजी भी तो फार्मर पे ही होनी है ना, जी। और रोकना भी उसी को ही है जी। और आप लोगों की एसोसिएशन भी, आप लोग इनको क्यों नहीं कहते कि भाई आप लोग ना बेचें? हमारे जितने भी मेंबरान हैं ना, हम अपने कट्टों को पालते हैं, कट्टियों को भी पालते हैं और उसे पंजाब दोबारा बेचते हैं रिसाइकिल करने के लिए अपनी भैंसों को भी। तो बात यह, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, फार्मर को हम मजबूर नहीं कर सकते। हम कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम फार्मर को मजबूर करेंगे कि वो कट्टे पालें। हम अपने कट्टों को पालते हैं, कट्टियों को पालते हैं, मैं दिखाता भी हूँ अभी आपको। तो बात यह है कि ज़रूरी ये है कि कट्टा पाल स्कीमें दी जाएँ जैसा कि पंजाब दे रहा, जैसे कि KPK में दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जो कट्टों की जानें बचाई जानी चाहिए, मादा जानवर की स्लॉटरिंग पर पाबंदी लगानी चाहिए और दूध को प्राइस कैपिंग से आज़ाद करना चाहिए। चलें जी, शाकिर साहब से बात करते हैं। इनके पहले हम बाड़े में चलते हैं और ये किस तरीके से अपने यहाँ कट्टों को पाल रहे हैं, क्या इनका प्रोसेस है, आइए सर। अच्छा मुबशिर साहब, हमारा सवाल ये है कि ये बच्चे जो हैं जो पैदा होते हैं 2 दिन 4 दिन हफ्ते की उनकी उम्र होती है और इनको मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है, जबकि ये तो कहा जाता है कि आप लोगों के एसेट्स हैं, आपका नफ़ा है, ये आप लोग क्यों बेच देते हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी, यहाँ कराची में जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हमें दूध के रेट नहीं दिए जाते। हमारे जो दूध के रेट है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं है। दूसरा नंबर महंगाई बहुत है। सही है। जो फार्म का रेंट है वो 1000 रुपये कुंडा हो गया, जो 500 400 600 होता था। अब हम बच्चे जो है पाल नहीं सकते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है। अगर हम बच्चे पालेंगे तो भैंसों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर कोई फैसिलिटी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पंजाब गवर्नमेंट देती है मंथली 6,000 रुपये बच्चा पालने का, ऐसी स्कीमें अगर सिंध गवर्नमेंट हमें दे तो हम बच्चे पालेंगे, क्यों नहीं पालेंगे?
चलिए जी, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जिस हम फार्म में खड़े हुए हैं, ये शाकिर साहब का फार्म है और इनका ये कहना है कि ये अपने बाड़े में बच्चे जो है वो बेचते नहीं हैं, ना ही किसी को मुफ्त देते हैं, बल्कि ये ख़ुद पालते हैं। और इनके पास ये आप बच्चे नज़र आ रहे होंगे, गाय के, भैंसों के बच्चे यहाँ पे इनके ये पाल रहे हैं। तो शाकिर भाई, एक तो पहले मुझे ये बताइए कि भैंस कॉलोनी में कितनी भैंसें हैं? भैंस कॉलोनी में तकरीबन 4.5 लाख भैंसें हैं जी। 4.5 लाख भैंसें हैं। तो रोज़ाना कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं या पैदा होते हैं या यहाँ से सेल आउट होते हैं तकरीबन? असल में जी देखें, गाय के और भैंस के सूए का अलग अलग हिसाब है। इसमें रोज़ाना तकरीबन 2000 बच्चे रोज़ाना आते हैं तकरीबन जी। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में या सिंध, यहाँ पे कराची में साल में कितने बच्चे जो हैं वो ज़िबा हो रहे हैं? तकरीबन मैं कराची का कहूँगा तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख। मज़ीद कैटल कॉलोनीज़ का क़याम करें, तमाम शहरों के मज़ाफ़ात में कैटल कॉलोनीज़ बनाएं, दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए, अपने जानवर की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए आप काम करें। ये काम है महकमा लाइव स्टॉक का। महकमा लाइव स्टॉक की मुजरिमाना गफलत है ये कि जी फार्मर कट्टे को क्यों स्लाटर कर रहा है, पंजाब में क्यों जाने बच रही हैं कट्टों की, यहाँ क्यों स्लाटरिंग हो रही है। ये सब मेल है? हाँ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि लाइव स्टॉक की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और पूरे पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक के डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि जानवरों की जो अफजाइश है उसको प्रोक्योर किया जाए और उनसे साथ साथ लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए काम किया जाए। इस टाइम हम डीजी लाइव स्टॉक सिंध के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि सर, पहले तो आप ये बताइए कि कितना आप लोगों का बजट है, लाइव स्टॉक सिंध कैसे काम करता है, इनके कितने मुलाजिम हैं, आप लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप एनिमल्स के ऊपर क्या काम सिंध लाइव स्टॉक क्या काम कर रहा है? जो डिपार्टमेंट हैं उसके जो बुनियादी तौर पे काम है वो जो डिपार्टमेंट को दिए गए रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो उसमें जानवरों के अफजाइश से लेके उनकी ख़ास तौर पे जो बीमारियां हैं उससे तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर है। एक आपके रफ आइडिया या आप देखिए, रिकॉर्ड के मुताबिक सेंसस जो है ह्यूमन सेंसस के साथ जो है ना वो हमारे एनिमल सेंसस होने चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 2006 में हुए थे सेंसस, ठीक है, और उसके मुताबिक हमारा जो हलाल जानवर है जो जिसको लाइव स्टॉक के अंदर आता है वो 32.5 मिलियन है लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री इसके अलग है। और अब अगर हम उसको एस्टीमेट्स को, क्योंकि 3 to 4% के ऊपर जो है ना रेशो से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो हम अगर आज भी देखें तो हमारा तकरीबन 60-65 मिलियन के करीब लाइव स्टॉक। ये जो रोज़ाना 2000 के लगभग कट्टे ज़िबा हो जाते हैं, इस पे लाइव स्टॉक क्यों एक्शन नहीं लेता? सबसे पहली बात, ये जो 2000 से जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके बाद ये जो है फंक्शन हमसे लिया गया, तो ये स्लाटरिंग का जितना भी प्रोसीजर है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। स्लाटर हाउसेज, उसकी मेंटेनेंस, उनका मामला जो है लाइव स्टॉक की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी डिपार्टमेंट आपका है। KMC का काम तो सिर्फ स्लॉटर हाउस तक है। ये तो स्लॉटर हाउस में स्लॉटर ही नहीं होते, ये तो मुख्तलिफ कराची में इन्होंने हाइड आउट्स बनाए हुए, वहाँ पे स्लॉटर करते हैं। जितने इसको रोकना तो लाइव स्टॉक का काम होना मैं चाहिए। आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्लॉटरिंग का फंक्शन, मीट का फंक्शन जितने भी हैं वो सारे हैं लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। हमने क्या किया है कि हमने 2-3 मुहिम चलाई हुई है, ठीक है। एक तो ये कि लोगों को अब हमने कन्विंस किया 2-3 मॉडल। एक तो जायका के साथ हमने मॉडल बना लिया जिसके अंदर कराची के जितने भी ये डेयरी फार्मर्स हैं उनको हमने कन्विंस किया कि बछड़े को ना काटें। उसके लिए काफ रियरिंग सेंटर हमने बनाया, उनको हमने मिसाल के तौर पे दिखाया। फिर प्रोग्रेसिव जितने भी बड़े फार्मर थे, वो जमील मेमन है, सिकंदर नागौरी है, जितने भी हैं, आप उनको देखें तो उनके जितने भी बछड़े आते हैं वो अब पाल रहे हैं। वो हमने बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग की है। उसके बाद हमने ये एक प्रपोजल जो है, आप लोगों के पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे ये इस तरह के बच्चे हों और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको कस्टडी में ले ले और आप उनको पालें? नहीं, ये गवर्नमेंट का काम हो भी नहीं सकता, ये इतना लार्ज स्केल पे। अगर आप इसकी मैं बताऊं, लेकिन मुझे पहले का सवाल, पंजाब में तो वो कट्टा मुहिम है ना सरकारी, उसको पैसे देते हैं लोग, वो उस पर मैं आता हूँ। उस पर ये है कि हमने PND के साथ टेकअप किया हुआ है, ठीक है, ये प्रपोजल। क्योंकि पंजाब की सिर्फ डेवलपमेंट बजट देखें तो वो 10 बिलियन से अबव है और हमारी डेवलपमेंट बजट अभी जो है ना वो 1 बिलियन पे है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जानवर और गोश्त की सप्लाई का बहुत बड़ा कारोबार है और ये दिन ब दिन फैलता भी जा रहा है। दुनिया के बड़े ममालिक भी इस कारोबार पर अब तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ
यहाँ से ये कारोबार करने वाले जानवर और गोश्त एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी नस्लकशी भी कर रहे हैं। लाइव स्टॉक के हुकाम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि कट्टे ज़िबा होने से रोकना उनका काम नहीं। KMC का हाल वैसे ही किसी से ढका छुपा नहीं। जानवरों के बच्चों को ज़िबा होने से कैसे और कौन रोकेगा, ये अब एक बहस है। अगर इस गैर कानूनी ज़िबा के अमल को ना रोका गया तो पाकिस्तान में हलाल जानवरों की किल्लत पैदा होगी।